सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 150 जी के एमसीक्यू, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सही जवाब है मोहेनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल, जो कि स्थित था गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो सही जवाब है 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के देवता कौन थे? तो सही जवाब है इंद्र देवता। ऋग्वेद के जो देवता थे वो थे इंद्र देवता। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो वो ऋग्वेद में लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। याद में रखना है, ऋग्वेद की जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्रा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हम गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का दूसरा नाम था मामलुक वंश। ये भी पेपर में आया हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, चालीसा प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब है बलबन ने शुरू की थी। चालीसा प्रणाली जो है वो बलबन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार नियंत्रण नीति जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपियनों में सबसे पहले कौन आए? तो सही जवाब है पुर्तगाली आए थे। भारत में यूरोपियनों में से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वो आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब है सूरत में। भारत में जो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है सन 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है वो हुआ था 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। याद रखना है 1757 प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई? तो वो हुई थी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में
विकसित हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में कौन शामिल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से रोम। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में रोम शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि हम्मुराबी की संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है हम्मुराबी की संहिता। अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस सभ्यता की देन है? तो वो मिस्री सभ्यता की देन है पिरामिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? तो सही जवाब है यूनान में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है 1946 में हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। वो हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी तो टेम्पररी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे यानी परमानेंट अध्यक्ष? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट कब किया गया? तो वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत मिली थी भारतीय संविधान सभा के द्वारा। इसलिए हम 26 नवंबर के दिन हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो वो है मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित स्वरूप है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है 1951 में यानी 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कृषि विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो वो नीति आयोग ने लिया। योजना आयोग को बदलकर फिर वो नीति आयोग किया गया। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 2015 में। नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वो है 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वें नंबर का, वो सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो वो है प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो पहले नंबर का है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो टोटल 7 देशों से मिलती है। भारत की जो स्थलीय सीमाएं है वो 7 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है इंदिरा कोल। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि एशिया महाद्वीप में रूस, चाइना और भारत जैसे देश आते हैं, और चाइना और भारत की जो जनसंख्या है वो बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो वो है एशिया महाद्वीप में वो आते हैं, तो इसलिए एशिया महाद्वीप का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो वो है 7 महाद्वीप है टोटल विश्व में, जिसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप आते हैं। टोटल 7 महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो है पदार्थ व ऊर्जा का। भौतिक विज्ञान जो है वो पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो वो होता है न्यूटन में। बल की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल। कार्य की जो एसआई इकाई होती है उसे कहते हैं जूल। अगला प्रश्न है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वॉट में। शक्ति की जो एसआई इकाई होती है उसे वॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल में। ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। अगला प्रश्न है कि वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? तो वो है दिशा का। वेग और चाल में जो मुख्य अंतर है वो है दिशा। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वह है पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन। पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन है रसायन विज्ञान का अध्ययन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को रासायनिक गुण बनाए रखती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है अणु कहलाती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक गुण बनाए रखती है वो अणु कहलाती है। अगला प्रश्न है कि तत्व क्या होता है? तो तत्व जो है वो एक ही प्रकार के 2 परमाणुओं से बना पदार्थ होता है। तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कुल कितने प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं? तो वो 92। कुल 92 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है जीवों का। जीव विज्ञान जो है वो जीवों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो सही जवाब है पौधों का। वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वह है जंतुओं का। प्राणी विज्ञान जो है वो जंतुओं का अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सही जवाब है
स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। याद में रख लेना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो सही जवाब है बाइनरी रूप में। कंप्यूटर में डेटा जो है वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो सही जवाब है 2 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है बीट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं बीट। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो वो होते हैं 8। एक बाइट में टोटल 8 बीट होते हैं, इन्हें बीट कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है जो कि बाइट बनते हैं, यानी 8 बीट यानी एक बाइट। अब अगला प्रश्न है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो ये आंशिक रूप से सही है, एक आंशिक रूप से सही है, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से ये नहीं है, क्योंकि हॉकी खेल जो है ऑफिशियल तरीके से इसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो वो बना है 5 छल्लों से। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो 5 छल्लों से बना हुआ है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो वो है 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1896 में, 1896 में हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो सही जवाब है ग्रीस देश में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सच के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। अगला प्रश्न इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वो पुस्तक है आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और 1954 में भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को। पहले थे सीवी रमन, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। ऐसे 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ये याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था?
तो दिए गए ऑप्शन में से सी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। इनके अतिरिक्त दो व्यक्ति और थे जिन्हें साथ में दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और दूसरे थे सर सी.वी. रमन। अगला प्रश्न, भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो टोटल 53 लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार। पहला है पद्म भूषण, दूसरा है पद्मश्री और तीसरा है पद्म विभूषण। ऐसे 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और वो हुई थी सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये है नोबेल यानी अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर और इनकी याद में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो वो थे अल्फ्रेड नोबेल ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। लेकिन इसमें से जो शांति का पुरस्कार है वो दिया जाता है दूसरे देश में, नॉर्वे देश में। अब अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये है ओस्लो शहर में दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार, जो कि है नॉर्वे में। और स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं बाकी के पुरस्कार यानी स्वीडन देश में। अगला प्रश्न है, भौतिकी, रसायन व साहित्य के नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम शहर में, जो कि स्वीडन में है, वहाँ दिए जाते हैं, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो वो है, भारत का राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती भी है, स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी यानी तीनों है भारत के राष्ट्रीय पर्व। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 15 अगस्त के दिन। भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी के दिन हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर के दिन हम हर साल गांधी जयंती मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 नवंबर को, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 19 नवंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 नवंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
तो वो हुई थी 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2015 से हुई। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सी है? तो वो है LIC। भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो है LIC। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का कार्य क्या है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अब अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जिनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में आता है। अगला प्रश्न है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 में। 1948 में हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में, जो कि है USA में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो वो कथक भी है, भरतनाट्यम है और कुचिपुड़ी है। ये तीनों माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी भारत का शास्त्रीय नृत्य है सभी, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य का मूल स्थल है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का मूल स्थल है आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य का मूल स्थल है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है केरल। कथकली नृत्य का मूल स्थल है केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वह है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य का मूल स्थल है मणिपुर। अगला प्रश्न, दिवाली किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो वह है लक्ष्मी देवी के लिए मनाई जाती है दिवाली का त्यौहार। अगला प्रश्न, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो सही जवाब है वसंत ऋतु में। होली जो है वो वसंत ऋतु में मनाई जाने वाली है। अगला प्रश्न, दशहरा किस घटना का उत्सव है? तो वो है भगवान राम द्वारा रावण का वध। भगवान राम द्वारा रावण का वध है दशहरा का त्यौहार। अगला प्रश्न है कि राखी का त्यौहार किसके लिए मनाया जाता है? तो सही जवाब है भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है राखी का त्यौहार। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? तो वो है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। मकर संक्रांति प्रतीक है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। अगला प्रश्न, जन्माष्टमी किस भगवान का जन्मोत्सव है?
तो इसका सही जवाब है भगवान श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने मुख्य प्रकार है? तो वो है 2। भारत में शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर भारत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य क्षेत्र है उत्तर भारत। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दक्षिण भारत। कर्नाटक संगीत का मुख्य क्षेत्र है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, राग और ताल किस संगीत के महत्वपूर्ण होते हैं? किस संगीत में? तो वो है शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं। राग और ताल जो है वो शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सारंगी किस संगीत में प्रयोग होता है? तो वो होता है हिंदुस्तानी में। सारंगी जो है वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदंगम वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस संगीत में होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। भारत में मृदंगम वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो वो है हिंदू धर्म। भारत में सबसे प्रचलित धर्म है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में कितने मुख्य देवता माने जाते हैं? तो वह 3, ब्रह्मा, विष्णु और शिव माने जाते हैं हिंदू धर्म में मुख्य देवता। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो वो थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं, वो है जैन धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव जी ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म में प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो वो है कुरान। इस्लाम धर्म की जो प्रमुख पुस्तक है वो कुरान है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो वो हुआ था 1857 में हुआ था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्र राजवंश कौन सा था? तो इसका सही जवाब है हर्यक। हर्यक राजवंश स्वतंत्र राजवंश था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, पहला कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है रेनो लाइनेक। रेनो लाइनेक नामक वैज्ञानिक ने स्टेटोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की? तो सही जवाब है मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो वह जेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने किया था माइक्रोस्कोप का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है सैमुअल मोर्स ने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार, सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था बैटरी का आविष्कार। अगला प्रश्न, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, कोविड का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है कोरोना वायरस डिजीज़। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। अगला प्रश्न है, PM का फुल फॉर्म क्या है? तो वो आता है प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री है PM का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, CM का फुल फॉर्म क्या है? तो वो आता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है
सीएम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है एमएलए का फुल फॉर्म। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।